हम पांच पांच लोग हैं ना, हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो ज्योतिष में एक बहुत कॉमन प्रश्न आता है कि अगर भाग्य फिक्स है तो कुछ करने की क्या जरूरत है, और अगर भाग्य फिक्स नहीं है, हमारे करने से होगा, तो फिर भाग्य से क्या लेना देना, तब तो टोटल हमें ही करना है। तो ये प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आता है कि नहीं, आपके मस्तिष्क में आता है कि एक तरफ कहते हैं जो कुछ कर रहा है भगवान कर रहा है, दूसरी तरफ बात आती है कि भाई अगर भगवान कर रहा है तो हमें करने की, कुछ भी करने की क्या जरूरत है, तो वो करवा रहा है। दूसरी तरफ ये रहता है कि ओके, बोलते हैं कि कर्म करो, और कर्म करने से भाग्य लिखा जाता है, तो अगर कर्म ही करना है तो फिर भाग्य वाली कहाँ से बात आ गई, सारा का सारा तो हमें खुद ही करना है। तो इस पर्टिकुलर जो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस मैंने बोले, और जो भाव मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, उसके संदर्भ में आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा। आप लोग क्या सोचते हैं कि भाग्य फिक्स है या कर्म फिक्स है, या कौन, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आप लोग उस पर प्रकाश डालें। सर तरुण बोल रहा हूँ, आवाज आ हाँ, रही है? तरुण जी, बिल्कुल तरुण जी, आप बोलिए पहले सबसे जी। सर मेरा मानना यह है कि आपके कर्म करने से आपके भाग्य का निर्धारण होता है आगे। जैसे आपने पिछली बार बोला था पुनर्जन्म, हमारे पुराने कर्मों के आधार पर हमारे आज का भाग्य निर्धारण होता है। मे बी अगर हम आज के कर्म कर रहे हैं तो हो सकता है हमें उसका फल आज ही मिल जाए। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर कर्म की वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि कर्म अगर हमारे बुरे होंगे तो भगवान हमारी कभी हेल्प नहीं कर सकते, और अच्छे होंगे तो उन्हें हेल्प करनी ही पड़ेगी। ओके, कुछ भी चेंज करने के लिए हमारी लाइफ में। ओके, अच्छा, और कोई? सर दोनों चीजें ही जरूरी हैं, कर्म भी और भाग्य भी। क्योंकि कई कर्म सर ऐसे होते हैं कि हमें नहीं पता होता, बट वो हमारी नज़र में तो सही होते हैं, किसी और की नज़र में वो सही नहीं होते। तो हम उसे डिसाइड कैसे करें कि वो सही कर्म है या गलत कर्म है? तो सर भाग्य का साथ होना भी जरूरी है और कर्म भी सही होने बहुत जरूरी है। ओके सर मैं राखी त्यागी। सर मतलब जैसे मैंने सुना है, ये कहते हैं कि अपने कर्मों से हम अपना भाग्य भी बदल सकते हैं, और कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि मतलब क्या सही है, कुछ समझ में आता नहीं है एक्चुअली। कभी लगता है हमारे कर्मों के फल हैं, कभी लगता है कि भाग्य में ही लिखा था ऐसे ही होना है, क्योंकि हम कई बार बहुत ट्राई करते हैं कि हम ऐसा करें कि जिससे चेंज हो जाए, बट वो होता नहीं है, तो हम हार मान के बैठ जाते हैं कि शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, ये क्लियर नहीं है अभी मुझे तो, जहां तक है सर। ओके, बिल्कुल ठीक है। रोजी जी, आप भी अपने विचार प्रकट कर दीजिए। सर मैंने लेट ज्वाइन हुआ है, मेरा सर अभी हुआ नमस्कार। है। नमस्कार सर, तो टॉपिक क्या है सर? तब मैं हाँ, टॉपिक में ये पूछ रहा हूँ कि भाग्य इम्पोर्टेंट है या कर्म इम्पोर्टेंट है? सर मेरे ख्याल दे बोथ गो हैंड इन हैंड। ओके, एक के बिना दूसरा और दूसरे के बिना पहला। सर लगता नहीं है कि दोनों इंडिविजुअली कुछ कर पाएंगे। कर्म आगे भाग्य बनेगा, तो भाग्य जो आज है वो किसी तरह आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि आगे कर्म की गति लेके जाओ। ओके, और बोलिए। एक और अभी अननोन यूजर कुछ बोल रहे थे, आप बोल दीजिए। ओके, नवीन चतुर्वेदी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैंने बोला था अभी कि दोनों ही जरूरी हैं। दोनों ही जरूरी हैं। ओके ओके ओके, इट्स गुड। पहले तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं और रूल क्या है। ये जो गेम है इसका रूल क्या है, और इस रूल को जाने बिना हम इसको आगे अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब एक बार इसको समझ लेंगे तब आगे बात बनेगी। मैं एक स्लाइड है जो मैं जस्ट अभी 10-15 मिनट पहले मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि
समहाउ टाइम मुझे नहीं मिला। ये देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि जब आप फ्री, ये जो हमने बात की है कर्म और भाग्य, तो इसके लिए जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं वो होता है फेट एंड फ्री विल, भाग्य और स्वतंत्र इच्छा शक्ति। क्योंकि जब आप भाग्य और स्वतंत्र इच्छा शक्ति को समझ पाएंगे तो आपको ये वाली बात क्लियर होगी कि भाग्य जरूरी है या कर्म जरूरी है। तो अगर आप देखें कि तो हमारा जो ये कर्म सिद्धांत का जो मूलभूत आधार है, या यूं कहते हैं कि उसके 3 पिलर्स हैं, वो हैं रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म। क्योंकि हमारा पूरा जो मौलिक सिद्धांत है, जो मेन सिद्धांत है, उसका आधार ही इस बात पे है कि पुनर्जन्म होता है। एक बार मृत्यु होती है तो उसके बाद पुनर्जन्म होता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि ऐसा कोई क्षण नहीं होता है जब कोई व्यक्ति कोई कर्म ना कर रहा हो। कोई ऐसा क्षण नहीं आता, और वो हमने पहले पिछले लेक्चर में बात भी की थी कि मनसा कर्मणा वाचा, तीनों तरीकों से लगातार कर्म होते रहते हैं, और वो एक भी क्षण ऐसा नहीं आता जब कर्म ना हो रहा हो। और जो तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कर्म किया और उसका फल ना मिले। द फ्रूट ऑफ एक्शन हैज टू बी एंजॉयड ऑब्लिक सफर्ड। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन हर हालत में हमें जो फल है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब ये वाली जब बात आई कि कर्म होगा और भोगना ही पड़ेगा, तो जो कर्म का फल है वो कब मिलेगा, ये जो पर्टिकुलर बात है कि कब मिलेगा, किस समय मिलेगा, ये तय नहीं है। और सारी जो समस्या आती है वो इस कारण से आती है। इस कर्म सिद्धांत को समझने में, इस बात को समझने में कि भाग्य बलशाली है या कर्म बलशाली है, इसमें जो सबसे व्यवधान जो उत्पन्न होता है इसको समझने में, वो है कि फ्रूट ऑफ एक्शन हैज टू बी एंजॉयड ऑब्लिक सफर्ड, बट व्हेन, दैट इज नॉट क्लियर। क्योंकि ऊपर वाले ने सिस्टम ये पक्का बना दिया है कि कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका नहीं पता है। तो एक तरफ कहते हैं कर्म गति टारे ना ही टरी। कर्म का जो पहले तो कर्म करना, उससे नहीं बच सकते, और फिर उसके फल से नहीं बच सकते। फिर भगवान कृष्ण उसमें गीता में बोलते हैं कि मां फलेषु कदाचन, कि जो कर्म किया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो आपका अधिकार है कर्म करने पे। आप कर्म जो करेंगे उसका मां फलेषु कदाचन, उसका फल कब मिलेगा ये अभी नहीं पता है। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फल कब मिलेगा ये नहीं मालूम है, इसके कारण से काफी समस्या उत्पन्न होती है समझने में। क्योंकि लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि फल कब मिलेगा। दैट मीन्स जो भी जनसाधारण है, जो भी लोग हैं, वो हमेशा इसी उलझन में रहते हैं, और जब आधा अधूरा ज्ञान लेकर के चलते हैं तो बहुत समस्या पैदा करते हैं कि अगर वो कोई गलत भी काम कर रहा है तो ये मान के चलता है कि ये मेरे भाग्य में था, ये मेरे से भगवान करवा रहा है। और जबकि वो बहुत क्लियर कहता है कि ना तो मैं तुम्हारे कर्तापन का भागी हूं, ना कर्म का भागी हूं, ना कर्म फल का भागी हूं। मैंने तो सिस्टम बना रखा है, मेरे तो रूल्स हैं जो चलते हैं। तो
ये जो बात है इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि कर्म होगा, ऐसा कोई क्षण नहीं है जब कर्म ना हो। कर्म का फल जरूर होगा, वो फल कब मिलेगा ये तय नहीं। और चूंकि पुनर्जन्म होता है तो इट इज पॉसिबल कि मैंने आज कोई कर्म किया और वो मेरे को अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, कई जन्मों के बाद मिले। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, एक और, ये जो मैंने आखिरी बात कही थी कि कर्म के फल को भोगना पड़ेगा, उसके संदर्भ में मैं 4 शब्द और आपको स्पेशल बता देता हूं। वो ये है कि ये जो कर्म, लॉ ऑफ कर्मा है, कर्म का सिद्धांत है, इट इज एटर्नल। जिस दिन से इस धरती की रचना हुई थी, उसके ऊपर प्राणी उत्पन्न हुआ था, उस दिन से ये लॉ ऑफ कर्मा चल रहा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इट इज एटर्नल। ये हमेशा से चला आ रहा है और चलता रहेगा। ऐसा कोई कभी नहीं हुआ कि कोई कर्म किया हो और उसका फल ना मिला हो। दूसरा है, द लॉ इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल से अभिप्राय क्या है कि अगर कोई कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका फल अमेरिका वाले के लिए अलग हो, इंडिया वाले के लिए अलग है, या किसी और के लिए अलग है। सो ये जो कर्म का फल है ये सब पे बराबर तरीके से लागू होता है, irrespective of any human age, race, caste, creed, anything। तो ये संसार में हर व्यक्ति पे कर्म का सिद्धांत लागू होता है, कोई इससे बच नहीं सकता। सो दूसरा शब्द हुआ यूनिवर्सल। तीसरा शब्द है परफेक्ट। दिस लॉ इज टोटली परफेक्ट। इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि ये लॉ परफेक्ट है, यानी कि कोई उससे छुप के बच नहीं सकता या कुछ। सो दिस हैज नॉट, देयर हैज नॉट बीन ए सिंगल अमेंडमेंट इन द लॉ अंटिल नाउ। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसा नहीं हुआ कि आज कोई पर्टिकुलर काम करने का फल कुछ और है और कल कुछ और होगा। सो इट्स ए परफेक्ट लॉ, देयर इज नो अमेंडमेंट इन दिस लॉ। और जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि देयर इज नॉट ए सिंगल एक्सेप्शन। चाहे भगवान खुद अवतार लेते थे तो भी दे वर बाउंड बाय द लॉ ऑफ कर्मा। कर्म के सिद्धांत से इवन ईश्वर भी बंधे हुए थे। और उससे संबंधित आपके पास कितनी ढेरों कहानियां मिल जाएंगी ये बताने के लिए कि ईश्वर भी कर्म के सिद्धांत से बंधे हुए थे। चाहे दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा, चाहे गलती से मारा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण कुमार के बिछोह में उन्होंने तड़प तड़प के जान दे दी, सेम चीज उन्हें खुद को झेलनी पड़ी उसी जन्म में कि भगवान राम छोड़ के चले गए और उनके विरह में उन्होंने प्राण त्यागे। चाहे भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल ले लो, चाहे भगवान राम का ले लो, या फॉर दैट मैटर यू टेक एनी एग्जाम्पल, कोई भी, चाहे बाद में कर्ण का एग्जाम्पल हो, चाहे किसी का भी एग्जाम्पल हो, कोई भी ऐसा एक्सेप्शन है ही नहीं जो ये कह सके कि हाँ भाई मैं तो भगवान हूं, मैं ऑल माइटी हूं, ऑल पावरफुल हूं, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, वॉट एवर यू कॉल इट, मैं वो हूं, सो मेरे लिए लॉ नहीं लगेगा। नो, देयर इज नो सिंगल एक्सेप्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 4 बातें मैंने कही इस लॉ की ब्यूटी के लिए, इस लॉ की कैरेक्टरिस्टिक के लिए। वो क्या था? इट इज एटर्नल, लाइफ लॉन्ग, द डेट, द टाइम सिंस इंसेप्शन ऑफ दिस अर्थ, तब से ये लॉ चल रहा है। इट इज यूनिवर्सल, दैट मीन्स इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल races, caste, creed, perfect, that there is no amendment, and
देयर इज नो एक्सेप्शन, कोई उससे बच नहीं सकता, बचा है चाहे भगवान स्वयं क्यों ना हो। तो ये हमारे लॉ ऑफ कर्मा की इंपॉर्टेंस हुई। और कहां से ये शुरुआत हुई कि हमारे जो लॉ ऑफ कर्म सिद्धांत के जो 3 आधार हैं वो हैं कि रीइंकार्नेशन, कोई ऐसा समय नहीं जब कर्म ना कर रहे हो, और अगर कोई कर्म करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। ये 3 मेरे मेन पॉस्टुलेट हैं, या मेरे जो 3 पिलर हैं जिनके बेसिस पे मैं अपने कर्म सिद्धांत को आगे बढ़ाता हूं। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 3 तरह के कर्म, हम 3 तरीके से कर्म कर सकते हैं, कायिक, वाचक और मानसिक। सो मन से, वचन से और कर्म से। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। सो देन वी कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब ये जो चीज है इसके ऊपर हम समय लगाएंगे, क्योंकि ये वाला जो स्लाइड है और अगला ये स्लाइड है, इन 2 स्लाइड पे हम समय लगाएंगे। क्योंकि अगर इसको हम खत्म कर देते हैं और फेट एंड फ्री विल पे आपका विश्वास नहीं जमेगा, तो फिर ये सारा कुछ बेकार हो जाएगा। तो यहां पर 4 शब्द लिखे हैं। एक बार के लिए आप ये मान लीजिए कि ये जो आखिरी 2 शब्द हैं ये कॉमन है। फॉर द टाइम बीइंग आप ऐसा मान लीजिए, आप उस पर ज्यादा चिंतित ना हो। तो 3 जो शब्द लिखे हुए हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। सॉरी सर, डिस्टर्बिंग यू। सर ललित जी का आ रहा है, लॉबी में है, वो एंटर नहीं कर पा रहे। एक मिनट, ये तो बट ही इज नॉट विजिबल, इसका मतलब वो किसी और रूम में एंटर किए हैं। जस्ट मिनट सर, मैंने आपका लिंक दोबारा भेजा था उनको, आप चेक कर लीजिए। एक मिनट देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ लॉबी में तो कोई दिख नहीं रहे हैं, और हाँ जी, मुझे आ रहा है। मुझे मुझे डाउट ही हो रहा है ये किसी और या तो कहीं और पहुंच गए हैं। इनको या तो दोबारा बोलते हैं अब, बिकॉज मेरे पास तो प्रॉम्प्ट आ जाता है अगर किसी को भी आना हो, मतलब कोई अगर वेट कर रहा होता है लॉबी में। आई थिंक ही इज नॉट ज्वाइनिंग थ्रू ए करेक्ट आईडी, अदरवाइज तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है इसमें। क्या नाम है इनका? ललित? हेलो, सुमेधा जी। आई थिंक लेट्स कंटिन्यू, अगर बीच में फिर दोबारा बात होगी तो हम देख लेंगे। मैं भूल ही गया मैं कहाँ पर था, आप बताएंगे मेरे को मैं किधर था? सर आप ये बता रहे है जी, सेकंड कैटेगरी ऑफ कर्म बताया। अच्छा, ओके 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 ओके, हिंदी के राइट। वर्ड है या इंग्लिश के वर्ड है ये? संजीव, अच्छा, हाँ तो हिंदी के हैं। ओके, हाँ यामन, ये जो है क्रियामान, एक मिनट, यामान, ये है संचित, आगामी, प्रारब्ध, क्रियामान। एक्चुअल में हिंदी के शब्द हैं। ये हैं संचित, प्रारब्ध, क्रियामान और आगामी। अब कोई अपनी समझ के हिसाब से मुझे बता सकता है कि इनका मतलब क्या है? संचित मीन्स जो हमारे कर्म इकट्ठे हुए हैं। ओके ओके। प्रारब्ध, प्रारब्ध तो बच्चा जब जन्म लेता है, जब से जो कर्म शुरू हुआ है तब प्रारब्ध हुआ। सो भाग्य भी आप इसको बोल सकते हैं, व्हाट यू सेड इज करेक्ट। सो प्रारब्ध मीन भाग्य। सो प्रारब्ध जो हम इस जन्म में भाग्य को भोगते हैं।
और क्रियामान वो हो गया जो अब इस जन्म में हम करते हैं, राइट। सो अब हम इसको राइट सो इसको अब हम समझते हैं। ओके, बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि संचित जो है ये बेसिकली आपका बैंक बैलेंस है। ये आपका बैंक बैलेंस है जिसमें आप हर जन्म में जो भी इकट्ठा करते हो वो वहां भेजते रहते हो। और ये जो क्रियामान और आगामी वो कर्म है जो अब आप कर रहे हो, यू आर डूइंग नाउ। लेकिन ये जो क्रियामान और आगामी कर्म है ये कौन डिसाइड कर रहा है? वो है प्रारब्ध। सर एक सेकंड सर, संचित कर्म में हमारे अच्छे और बुरे दोनों कर्म हैं? बिल्कुल सही बात, इसके अंदर दोनों कर्म हैं और ये आपका साइकिल चलता रहता है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या है कि इनफैक्ट मेरे को ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो संचित है एक्चुअली ये इतना नहीं है, ये इतना है और बड़ा है। और उस संचित में से जो फल तैयार हो जाते हैं भोगने के लिए, या यूं समझ लीजिए जो बैंक बैलेंस जो आपकी एफडी थी वो जो मैच्योर होने वाली है उसको लेकर के आप इस जन्म में आते हैं। तो इस बड़ी सी पोटली में जो कि हमारा पूरा संचित है उसमें से छोटा सा पोर्शन निकाल के आप लेके आ जाते हैं, प्रारब्ध। और जो आपकी जन्म कुंडली है वो ये है, प्रारब्ध है कि आपने जो आपने कर्म किए थे और उसमें से जो कुछ पोर्शन आप लेके आ रहे हैं दैट इज प्रारब्ध, और उसको लेकर के आप अब आ गए। और जो आप कुंडली देखते हैं बेसिकली ये देखते हैं कि आप इस जन्म में क्या लेके आए हैं। और ये जो प्रारब्ध वाली जो कुंडली है वो आपकी बाउंड्री तय कर देती है। आप यहाँ खूंटे में बंधे हुए हो और आपकी बाउंड्री तय कर देती है कि आप यहां तक पहुंचोगे। यू कैनॉट गो बियॉन्ड इट। आप अगर चाहो कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध के द्वारा आपकी सीमा तय हो चुकी है कि आप इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। राइट? अब क्या हो रहा है कि इस सीमा के अंदर जो आप कार्य कर रहे हैं, चाहे शॉर्टकट मार रहे हैं, चाहे कैसे भी जो काम कर रहे हैं, वो जो पूरा का पूरा है, अब उस कर्म के साथ आपकी कितनी अटैचमेंट है उसके बेसिस पे वो आपका वापस संचित में जाता है। और जिस दिन इस प्रारब्ध के सारे भोग पूरे हो जाते हैं, हमने जो भी कर्म फलों को लेके आए थे वो जब वो पूरे हो जाते हैं उस दिन मृत्यु हो जाती है। उस दिन उसके बाद आवश्यकता नहीं होती। तो मृत्यु कब होती है? जब आपके प्रारब्ध पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो प्रारब्ध जो आप संचित में से जो प्रारब्ध के लिए जो इस जन्म के लिए आप फलों को लेके आए थे, उन फलों को आप पूरी तरह से जब भोग लेते हैं, अच्छे या बुरे, उसके बाद आपकी या हमारी मृत्यु हो जाती है। सर एक मिनट। जी बोलिए। सर वो जो कहते हैं कि ये कर्म इनके पूर्वजों ने कुछ किए थे उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, वो सब क्या होता है सर? हाँ, ये सब जो बातें होती हैं, जो लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी ऋणानुबंधन वाली, उससे रिलेटेड है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ जो है क्रियामान और आगामी जो चल रहा है, इसमें आप
बहुत तरह के ऋणानुबंधन आप लेके चलते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब आप इसको सिर्फ इस जन्म के कनेक्शन से देखेंगे तो बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि कारण क्या है कि पिछले कई जन्मों का हिसाब किताब इधर मौजूद है। और ऐसा नहीं होता कि आप मान लो कोई ये कहता है कि हमने अपने सिर्फ पूर्वजों के कर्म भोग रहे हैं, that is also because that we were connected to them at some point of time. So वो जो कनेक्शन है और जो ऋणानुबंधन है वो चला आ रहा है, और इसके कारण से समय आने पर वो चीज होगी। तो अब सबसे जो बेसिक बात है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एक संचित है जहां पर सारे कर्म के फल जाकर के एक्यूमुलेट हो रहे हैं। उन फलों में से जो मैच्योर हो रहे हैं, जो भोगने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो प्रारब्ध है, जो इस बार का भाग्य है, जो मेरी कुंडली में दिखाई देता है। और वो जो प्रारब्ध है वो मेरी सीमा को तय कर देता है कि मैं उस लिमिट में काम कर सकता हूं और उसके बियॉन्ड मैं नहीं कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, मान लो कोई जातक है जो कि ये उसके सपोज संतान नहीं हो रही, कोई है किसी संतान नहीं हो रहा, तो वो सीमा आपकी तय हो गई है प्रारब्ध के कारण। तो अब उसके बाद वो चाहे जितना मर्जी इलाज करा ले, वो स्थिति आएगी ही नहीं कि उसको संतान हो जाए, क्योंकि वो लिमिट तय हो गई है। लेकिन लिमिट क्यों तय हुई है? क्योंकि वो संचित से वो वाले कर्म फल लेके आया था प्रारब्ध के रूप में। और एक और ब्यूटी है कि यहाँ पर जो कार्य होता है, ये भी डिसीजन हमारा होता है कि मैं इनमें से कौन से कर्म फल हैं जो मैच्योर हो गए हैं, भोगने हैं। और उसके बाद मैं अपने ऐसे माता पिता को ढूंढता हूं, ऐसे माहौल को ढूंढता हूं, और फिर उन प्रारब्ध को लेकर के उन माता पिता के यहाँ जन्म लेता हूं ताकि मैं ये फल भोग सकूं। मेरे पास संचित में कर्म फलों की कोई कमी नहीं है। तो वहां से मैं जो मैच्योर हो रहे हैं, जो रेडी हो रहे हैं कर्म फल, उनको लेकर के इस जन्म में आता हूं। और आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये जो कर्म फल है या जिसको प्रारब्ध बोलते हैं, ये आपकी जन्म कुंडली है। आपने फैसला किया कि मेरे को यहाँ जन्म लेना है, ये मेरे फल, ये प्रारब्ध के कर्म फल हैं जिनको लेकर के मैं, क्योंकि मैं इनको भोगना चाहता हूँ, ये सुख ये दुख की चीजें मैं भोगना चाहता हूँ, और वो मैं लेकर के इस जन्म में आ गया और फिर उनको भोगना शुरू करता हूँ। और लगातार मेरे जितने भी ऋणानुबंधन हैं उनको चुकाता रहता हूँ। और इस प्रोसेस में मैं दोबारा, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ माई इग्नोरेंस, आई कीप क्रिएटिंग फर्दर संचित कर्म, जिसको आप क्रियामान या आगामी कर्म बोलते हैं। एंड ऑल दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस। ये सिर्फ इग्नोरेंस के कारण है। तो ये वाली जो बात है, इसको धीरे धीरे आप अपने मन में उतारिए और प्लस अपने मस्तिष्क में बैठाइए, कि जब हम इस बात को समझेंगे तो आगे की बातें फिर आएंगी, अदरवाइज नहीं। सर इसमें के पॉइंट है, हम संचित कर्मों का जो हम आगे लेके चलेंगे, जो मैच्योर हो गए, वो हम चूज कैसे करते हैं सर? क्या चूज कैसे करते हैं? जो संचित कर्म जो हमारे अब मैच्योर हो गए हैं, जिनको लेके हम आगे प्रारब्ध में जो लेके आएंगे, उन्हें हम कैसे चूज करते हैं सर? ओके, बिल्कुल बात सही है। आप कैसे चूज करते हैं? होता, देखिए क्या है, कर्म फलों की संख्या जो संचित में है वो बहुत ज्यादा है। हाँ जी। और ये जो शुद्ध आत्मा जो अपने हायर रेल्म में जब होती है आफ्टर डेथ, व्हेन, तब
तब ये चीजें काम नहीं करती हैं कि किसी से प्रेम, किसी से घृणा, तब काम हाँ नहीं जी, करती है। तब तो सिंपल प्योर आत्मा है जो कि उसके पास वो थैली है राइट कर्म के सर। फल, और उसके बेसिस पे वो ये देखती है कि मेरे इतने सारे कर्म हैं, और उन कर्म के अंदर, और फिर उसके पास जो इस पृथ्वी पे जो जो भी उस समय प्राणी मौजूद हैं, वहां पर जो कनेक्शन है उसको मालूम है, और अपनी पोटली में से वो देखता है कि अच्छा इसमें से मैक्सिमम मैं यहाँ जाके यूटिलाइज कर सकता हूँ। से फॉर बट सर, एग्जांपल, सर उसमें हम्म, सर उसमें जिस पे वो उस जो अपने वो माता पिता चूज कर रहा है, तो दैट मीन्स उनके माता पिता के भी वो संचित कर्म होंगे, तभी तो ये वाली आत्मा इधर के। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात बोली, बिल्कुल सही बात है। वो जाके वहीं जन्म लेता है जहां पर ऋणानुबंधन बचे हुए थे। हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल, आपकी 100% बात सही है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा कहीं किसी से ऋणानुबंधन नहीं है और वहां जाकर के मैं जन्म ले लूं। ठीक है सर। ये आपने सर तो बहुत सही बात बोली है। सर एक और इसके आगे कनेक्शन में प्रश्न ये है सर, जब हमारी बाउंड्री तय हो गई है कि ये हमारी बाउंड्री है, वी आर नॉट सपोज टू स्टेप आउट ऑफ इट, इसी में हमारे कर्म की ये बाउंड्री है, तो हम फ्री कहाँ हैं उसमें जो Okay, कर्म। हाँ मैं बता रहा हूं कि कैसे फ्री हैं। हाँ जी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस जाते हैं, तो चाहे कार से जाएं, चाहे मेट्रो से जाएं, चाहे पैदल जाएं, चाहे किसी और सवारी से जाएं, दैट इज योर फ्री विल। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, वो आपकी फ्री विल है कि आप अपनी सीमा को किस माध्यम के द्वारा तय करते हैं। दैट इज योर फ्री विल। सर सपोज इसमें मैं रोज गाड़ी से जाती हूँ, बट मेरी उस दिन गाड़ी खराब हो गई और मैं मेट्रो से ट्रेवल करती हूँ, नाउ और ओके ओके, और मेरा वहां पर्स चोरी हो जाता है, यस। सो तो देखिए, आप कितनी कितनी बढ़िया बात की आपने कि आप रोज गाड़ी से जाते हैं, बिकॉज दैट हाँ वाज फॉर योर फ्री विल एंड यू वर कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर्ड। लेकिन तब एक दिन वो जो सीमा वाली बात आई, या जो कर्म फल भोगने वाली बात आई, उस दिन वो फलीभूत होनी थी, क्योंकि दैट वाज डिसाइडेड, एंड ऑन दैट डे आप योर व्हीकल ब्रोक डाउन, और आपको दूसरे माध्यम से जाना पड़ा, जिसके कारण से ये नई समस्या क्रिएट हुई, आपका पर्स चोरी हुआ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इससे डेलिकेट कॉम्बिनेशन हो क्या रहा है कि आपके पास फ्री विल भी है। तो फ्री विल आपके पास है, लेकिन जिस दिन वो अपरिहार्य भोग, इनएविटेबल भोग भोगने का दिन आएगा, उस दिन आप बच नहीं पाएंगे। जहां पर बचने की स्थिति होगी, वहां आपकी फ्री विल चलती रहेगी। इनफैक्ट होता क्या है कि सिर्फ आदमी बीमार पड़ता है, बीमार जब पड़ता है तो वो 10 हॉस्पिटल में जाता है, महंगे महंगे इलाज कराता है, और वो बच जाता है, या बहुत महंगे महंगे इलाज कराता है, वो मर जाता है। सिचुएशन दोनों बार सेम है, लेकिन जिस बार वो मर रहा है, वो है उसका इनएविटेबल भोग, जिससे वो बच नहीं सकता। दैट वाज द बाउंड्री, दैट वाज द डे कि भाई इस उम्र के बाद, इतनी सांस लेने के बाद आपका, क्योंकि आपके प्रारब्ध के सारे काम खत्म हो चुके हैं, यू हैव टू एग्जिट। सर इसी में वाइस वर्सा है, हम 10 डॉक्टर के पास जाते हैं, दे कुड डायग्नोज इट, और कहीं एक लोकल सा हकीम हमारी बीमारी को डायग्नोज कर देता है, देन इसमें आप देखिए क्या हो रहा है। पहली बात ये हो रही है कि देयर वाज ए सिचुएशन व्हेन यू हैड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन ऑल दीज डॉक्टर्स, वो हाँ आपने कर दिया। आपका ओके वो जिस दिन अपरिहार्य भोग पूरा हुआ कि यू हैड टू स्पेंड ओके सो मच मनी और वेस्ट सो मच मनी, ऑन दैट डे व्हेन दी दैट पर्टिकुलर लिमिट वाज रीच्ड, यू मीट ए फाइन। पर्सन जो कि आपका बिना किसी प्रॉब्लम के वो चीज को ठीक कर देता है। तो सर इसी में जैसे कई बार होती है कि किसी से शादी हुई, डाइवोर्स हुआ, फिर शादी हुई, तो ये जो आप वर्ड बोल रहे थे इनएविटेबल भोग का, सर हिंदी वर्ड क्या बोल रहे थे आप? इन्हें अपरिहार्य भोग, अप्रिय जिसका कोई हार्य। परिहार नहीं है, जिसका कोई सर एक परिहार, बार इसकी परिहार मतलब हिंदी, एस्केप। सर एक बार ओके, हिंदी में लिख के बता दीजिए प्लीज।
अपरिहार्य। एग्जाम हिंदी में देना है ना एग्जाम। हाँ नहीं, मैं एक काम करूंगा, ये जो अभी मैंने लिखा भी है ये मैं आपको ये स्लाइड्स में हिंदी में भी कन्वर्ट कर दूंगा, नॉट एन इशू। बट ये सिंपल शब्द हैं, ऑफ कोर्स बहुत कम सुने होंगे क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ती। अपरिहार्य भोग। तो सर ये भी अपरिहार्य भोग ही है जो सर ओके ओके, अपरिहार्य भोग हैं जो कि आपको व्हेन यू हैड टू वेस्ट लॉट ऑफ मनी ऑन डॉक्टर्स हु कुड नॉट डायग्नोज योर डिजीज, वो भी आपका अपरिहार्य भोग का पार्ट था कि यू हैड टू वेस्ट लॉट ऑफ मनी, आपकी हार्ड एंड मनी यू हैड टू लूज। अब वो जो लूज है, यू कुड हैव लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ गिविंग इट टू द डॉक्टर, और यू कुड हैव लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ योर वॉलेट गेटिंग स्टोलन। वो कुछ भी हो सकता था कि आपका पर्स चोरी हो गया, इस तरह की से हो गया, या आपने डॉक्टरों पे लुटा दिया, या सर जो कहते हैं मांगत चुकानी थी वर्ड, दैट इज ट्रू। यस यस, सो वो है आपका अपरिहार्य भोग कि आपको वो चुकाना ही चुकाना था। तो सर सेम हैपेंस विद व्हेन देयर इज डिवोर्स और देयर इज सम बिल्कुल सही आपके पास, और ये भी सब यही है सर। एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, जो शुरुआत का अगर कोई कहे आपसे कि भाई आप अपरिहार्य भोग का उदाहरण दीजिए, राइट, तो सबसे इजी एग्जांपल कौन सा है? डेथ। लेकिन उससे सिंपल एग्जांपल कौन सा है अपरिहार्य भोग जिसको आप चेंज नहीं कर सकते? तो सबसे पहला अपरिहार्य भोग हुआ आपके पेरेंट्स, कि जहां आपने जन्म लिया आपका तय हो गया, नाउ यू कैन नॉट चेंज इट। योर पेरेंट्स कुड बी पुअर, दे कुड बी रिच, दे कुड बी लाइक बीमार हैं या कैसी भी अवस्था है, लेकिन आपका अपरिहार्य भोग तय हो गया कि आपको इन पेरेंट्स के यहां जन्म लेना था, एंड नाउ यू कैन नॉट चेंज इट। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि आपके ब्रदर सिस्टर्स, वो भी तय है कि हाँ आपके इतने ब्रदर सिस्टर होने हैं, यू कैन नॉट चेंज इट। कोई आपका कितना मर्जी कर्म कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। सर तो इसमें जैसे आजकल तो एबॉर्शन बहुत कॉमन है, या जो हो जाते हैं तो सर वो काउंट में ही नहीं होते हैं। कौन से मतलब, मेरे को एक्सप्लेन। जैसे सर ब्रदर सिस्टर की बात आई, पेरेंट्स जो एबॉर्शन करवा लिया बीच में, तो वो जो ब्रदर सिस्टर है तो वही काउंटिंग में है। नहीं, मैं आप सिर्फ ये बात कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट करते हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स। वो आपका बिल्कुल तय था कि यू विल हैव ओनली दीज मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू कैन नॉट हैव एनीथिंग बियॉन्ड और एनीथिंग लेस। नॉट ओनली दैट, आपके जीवन के अंदर आपका कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई अनटाइमली किसी की डेथ होती है या वो आपसे पहले जाते हैं, दैट वाज अगेन एक लिमिट थी कि हाँ इतने दिन तक उसका साथ है और उसके बाद उसको जाना है, क्योंकि एक दो चीजें हुई, एक उसका प्रारब्ध पूरा हो गया, दूसरा आपका ऋणानुबंधन पूरा हो गया। ये सारा कुछ में संचित में कर्म में आएगा? नहीं, अभी संचित की नहीं मैं बात कर रहा, मैं प्रारब्ध की बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं बोल एक मिनट में पहले जो इन्होंने अभी आई कुड नॉट सी हिज नेम, लेकिन मैं पहले जवाब देना चाहूंगा। मैं एक बार खोल लेता हूँ। किन्होंने पूछा था ये सवाल? केसी गुप्ता। हाँ, अरे वाह केसी गुप्ता जी, आपकी आवाज सब सुनाई देगी, मैं आपकी आवाज पहचाना नहीं। सो मैं ये कह रहा था कि संचित जो है जी, वो आपके सबकॉन्शियस में है। ओके। वो इस समय प्ले नहीं कर रहा है, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग एट दिस मोमेंट। आज की डेट में क्या काम कर रहा है? वो है प्रारब्ध, यानी कि जो भाग्य आप इस जन्म में लेके आए हैं, जो कि आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, और उस प्रारब्ध के वशीभूत आपका ये तय हो गया है कि आपका कौन सा अपरिहार्य भोग है और कौन सा है जो चेंज हो सकता है। दैट इज व्हाई यू हैव ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ possibilities, one which cannot be changed, the other which can be easily changed, the third one which requires some effort. तो ये जो लोग बात करते हैं कि भाई मेहनत करके भाग्य बदला जाता, वो भी सही है, क्योंकि हमारे इसके अंदर एक कैटेगरी ऑफ कर्मा वो है जो कि मेहनत करके चेंज की जा सकती है।
दूसरा वो है जो कि बिल्कुल आसानी से चेंज हो जाती है। मेरे को अभी प्यास लगी, मैं उठ के जाऊं, पानी लिया, पी लिया, एक ये था कि मेरे को कर्म करना था और उस कर्म का फल आराम से हाथ के हाथ मिल गया, गेम ओवर। मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा, उसने मेरे को वापस थप्पड़ मारा, गेम ओवर। ये वो हो गए जो कि इमीडिएटली खत्म हो। जी। आप जो लोग, जितने भी हम साथी लोग हैं, जब बात करते हैं कि हमारे को ये मानना है कि हम कर्म करके, मेहनत करके कुछ भी चेंज कर सकते हैं, नो, इट इज इम्पॉसिबल। व्हाई? कैन यू चेंज योर पेरेंट्स? क्या अपने भाई बहनों को आप बदल सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। तो देर आर फ्यू अपरिहार्य भोग, फ्यू विच कैन बी चेंज वेरी इजीली। हम अधिकतर जब रेमेडी की बात करते हैं तो हम उन भोगों की बात करते हैं जिनमें थोड़ी मेहनत लगती है, और वहां ये बात बिल्कुल तय होती है कि हाँ, कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा, क्योंकि आप अगर कुछ मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। सो दैट इज दिस, दैट थर्ड कैटेगरी वेयर इन यू कैन चेंज समथिंग विथ सम एफर्ट। ओनली प्रॉब्लम इज दैट यू डू नॉट नो कि आपको वो मिलना है कि नहीं, तो आप उसमें मेहनत करते रहते हैं। यहाँ पर एक बात है सर, अगर जैसे कर्म कहते हैं कि कर्म करो तो आपको सब कुछ मिल सकता है, तो मैं कर्म करके जो मेरे संचित है उसमें से कुछ विड्रॉ नहीं कर सकता? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये संभव नहीं है कि आप कर्म करो और आपकी कुंडली जो की प्रारब्ध दिखा रही है उसके बियॉन्ड चले जाओ। नो, वो संभव नहीं है। नहीं, ठीक। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 2-2, 3-3 शादियां हो जाती हैं, ये क्यों होती हैं? कि शादी तो जैसे एक हस्बैंड वाइफ हैं, उनके ऋणानुबंधन चल रहे हैं, तो आपके ऋणानुबंधन कईयों से चल रहे होते हैं। आपके ऋणानुबंधन कईयों से तय होते हैं। आप पिछले जन्म में या पिछले जन्मों में आपने किस किस को कैसा दुख दिया है, किस किस के साथ कैसा कैसा बर्ताव किया है, और वो सब इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस जन्म में जाकर के उनको एक साथ या अलग अलग कैसे तय होना है। बट दैट इज ऑल्सो डेस्टाइंड व्हेन somebody remarries someone, and वो सब जो है वो बिल्कुल डेस्टाइंड होता है। जी। और कोई सवाल? सर जैसे कई बार कहते हैं कि अगर भाग्य में नहीं हो तो रोटी का भी खाली आगे से खिसक जाती है, तो ये हमारे अपरिहार्य कर्म होंगे? यस, इनफैक्ट ये बहुत बहुत बढ़िया बात कही कि अगर मेरी लिमिट पहुंच गई है, उसके बियॉन्ड मैं नहीं जा सकता। अगर ये तय था कि आपको भूखा रहना है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कोई ऐसा काम किया था कि लोगों को भूखा रखा था, उनको कुछ खाने को नहीं दिया था, उनको तड़पाया था, तो आपको हर हालत में वो इस जन्म में भोगना पड़ेगा। और जब ऐसा समय आएगा तो आपने चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर रखी हो, आपको खाना नहीं मिलेगा। फाइन सर जो इसमें इजीली चेंज्ड होते हैं, तो सर उसमें मतलब फिर ये तो सब चीजें हाथ साइड बाय साइड सारी हैंड इन हैंड हो गए सर, कि आपका भाग्य, आप कर्म भी कर रहे हो बट भाग्य ने किया तो आप उस साइड चेंज हो जाते हो जब डिस्टाइंड होता है। तो अब बहुत सही बात है। आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अगर ऊपर वाले ने पहली बात आपको भाग्य का क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया, दूसरी बात आपको एक भी ऐसा मौका नहीं दिया कि आप बिना कर्म किए रह सको। अब क्या हुआ, क्योंकि आपको अपनी लिमिट नहीं मालूम है और क्योंकि आपको कर्म करना ही करना है, तो आपको अपनी लिमिट चूंकि नहीं मालूम है, आपको पूरी मेहनत करने की आजादी है। कर्मण्य वार्धिकारस्ते, आपको कंप्लीट आजादी है, जितनी मर्जी मेहनत करो, जितना मर्जी करो, लेकिन मिलेगा अंत में वही विच यू डिजर्व। आई डिडंट से आपके फेट में क्या है, मैंने एक और वर्ड ऐड कर दिया, विच यू डिजर्व, बिकॉज दैट इज व्हाट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर संचित कर्मा, कि जो आपने जैसे कर्म कर रखे थे और जो लेके आ रहे हो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। मैं आपको बताऊं कि आई नो मेनी पीपल, उनमें से एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक मेरे जान पहचान के हैं, उन्होंने जुडिशरी सर्विस का एग्जाम अपनी लाइफ में कम से कम 20 या 25 बार दिया और हर बार वो रिटर्न में पास हुए, लेकिन
हर बार इंटरव्यू में फेल हुए। नाउ ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये बताने के लिए कि मेहनत अल्टीमेट नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका एक दूसरा लिमिट, दूसरा कोई होता तो वो ये कहता कि यार अच्छी मेहनत की, उससे तो अच्छा मैं मेहनत ही ना करता और अपना ऐश तो कर लेता कम से कम। लेकिन ये चीज चूंकि पता नहीं है, आपको अपनी लिमिट मालूम नहीं है, ईश्वर का यही एक सबसे जो आई वुड से कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके सिस्टम का, वो ये है कि ही हैज नॉट टोल्ड यू योर लिमिट। सर इट कुड बी वाइस वर्सा कि that person was supposed to give so many times the exam and couldn't achieve कि बंधन कट रहे, it could be that way also or not? ये कौन सा बंधन कट रहा है सर? जो प्रारब्ध में जो हमें कर्म काटने हैं, उन्होंने जैसे 10 बार हमने मेहनत करी, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ, इसके दो तरह से आप देख सकते हो। एक, हाँ जी, कि आपने मेहनत की और उसका आपको फल नहीं मिलना था, मतलब Right. फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलना था। हाँ जी, दैट इज वन पार्ट, यू आर राइट, दैट इज वन पार्ट। सेकंड हाँ पार्ट इज दैट he was never destined to enjoy that luxury of a judge. एग्जैक्टली सर। हाँ, तो ये दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं। आप ये जो एक्चुअल में ना सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अगली स्लाइड पे जो मैंने लिख रखी थी, फेट एंड फ्री विल, ये एक हैंड इन हैंड सर, दे गो हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, बिल्कुल सही बात है कि आपको सर एक चीज जी, एक चीज पूछना चाहूंगा कि उनकी जन्मपत्री के अंदर जो सूर्य है, वो सूर्य अगर मेलेफिक इफेक्ट रखता है तो क्या इस जन्म में उसको बदला जा सकता है सर? वो अगर सपोज देखिए ऐसा है, एक मिनट में अभी आपको बताता हूं। जो इस जन्म में आप प्रारब्ध लेके आ गए, उसको आप, जो आपकी बाउंड्री है, जो मैंने आपको बाहर का सर्कल दिखाया था, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ अगले जन्मों का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, दैट इज ऑल। उसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है कि अगले जन्मों में क्या होना है, उसके लिए आप कुछ मेहनत कर सकते हैं। ये जो आपका ये पूरा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, ये आपका संचित हो गया, ये इतना सा आप लेके आए हैं, और फिर आपके क्रियामान कर्म चल रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप यहां आगे भेज रहे हैं वापस संचित में। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि यहां सिर्फ प्लस 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 जाए, सिर्फ ये कर सकते हैं। तो सर वो प्लस कैसे? एक मिनट। सो प्लस प्लस कर सकते हैं, एंड हाउ दैट इज पॉसिबल? दैट इज बाय योर फ्री विल। इफ यू नो कि मैं कैसे कर्म करूंगा ताकि मेरा संचित सुधर जाए, दैट यू शुड नो। अब बोलिए, आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे सर। जैसे फ्री विल आई तो सर हमारे पास सम रिक्वायर्ड एफर्ट से जो हम कर्म चेंज कर सकते हैं, तो फिर सर फ्री विल वहां चलेगी हमारी कि हमने उस एफर्ट को किया, जैसे कुंडली में किसी ने उपाय बताया, हमने नहीं ना, मैं उससे पहले एक दूसरी चीज पे आता हूं ना। मैं ये एग्जाम्पल कई बार दे चुका हूं, और दोबारा ऐसे जीवन में सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि मेरे को कोई काम करना था, या कोई सजा भोगनी थी, या मेरे को अपनी लिमिट अचीव करनी थी, कि मेरे को पता था कि आई हैव टू अर्न सो मच ऑफ मनी, मैं लाइक well, for that matter anybody, say for example लालू यादव का केस ले लो, या किसी और माल्या का ले लो, या किसी का ले लो। so you had to have so much of money, so much of luxury, तो आपको वो मिलता, आप मेहनत करते तो भी मिलता, आप शॉर्टकट मारते, बेईमानी करते तो भी मिलता। तो जिन लोगों ने गलत तरीका अपनाया, उनको वो तरीका मिला। रतन टाटा है, जिन्होंने सही तरीका अपनाया, वो तरीका मिला। सो इट इज ऑल व्हाट यू डिसाइड कि व्हाट इज योर फ्री विल, कैसे आप डिसाइड करेंगे।
और इसीलिए बार बार बात यही आती है कि आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप किसी तरह से इसको सुधारते रहें। सर इसको सुधारने के कुछ फॉर्मूलाज मिल सकते हैं सर? ओके, देखिए ऐसा है, ये एक ऐसी जबरदस्त चीज है कि इसको सुधारने का अगर आपको फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला कुछ नहीं है। फॉर्मूला सिंपल इतना है कि आप कोई गलत काम ना करें। आप कोई भी जो काम करते हैं, अगर वो खड़े होकर के चौराहे पे आप बोल सकते हो हाँ आज मैंने ये काम किया, या अपने बच्चों के सामने बोल सकते हो मैंने ये काम किया, बस वो ठीक है और वो आपके लिए पॉजिटिव हो गया। जो आप नहीं बता सकते, जिसको बताने में संकोच करते हैं, वो नेगेटिव हो गया। इट्स सो सिंपल। अब बात यह आती है कि उस पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए व्हाट यू कैन डू, उसके लिए ही आपको आपकी सोच, आपका विवेक, आपकी समझ, आपका सानिध्य, आपके जिनके सत्संग में आप रहते हैं, जिनके संग आप रहते हैं, जिनके जो आपके गाइड हैं, वो सब मैटर करते हैं। व्हाट आर दे टीचिंग यू, वो क्या समझा रहे हैं, क्या वो आपको सही बात समझा रहे हैं कि नहीं। आजकल तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि इवन पेरेंट्स डू नॉट माइंड टेलिंग देयर चिल्ड्रन कि हाँ बच्चा झूठ बोल ले, बेईमानी कर ले, उसको मार दे, ये कर दे। तो अब ऐसा अगर साथ रहेगा तो कहां से वो पॉजिटिव होगा? इट विल नेवर बिकम पॉजिटिव। सर इज इट ट्रू दैट विनाश काले विपरीत बुद्धि देन? विनाश काले विपरीत बुद्धि से आपका अभिप्राय क्या है? देखिए क्या होता है कि क्योंकि इसका लिटरल मीनिंग तो सिंपल ये है हाँ, कि जब मेरा अपरिहार्य भोग है कि मेरा विनाश होना है, मेरा ये सर विकास दुबे का जो केस आया है सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली कि मेरा जो अपरिहार्य भोग था कि मेरी डेथ इज इनएविटेबल, मैंने इतने जघन्य अपराध कर दिए हैं कि नाउ द एंड हैज कम। इसके बियॉन्ड अब मैं किसी को ना मार पाऊंगा, ना किसी से कोई बदला ले पाऊंगा। और बस उस समय उसने सारे प्रपंच भी किए, लेकिन वो सब नेगेटिव बैठे, एंड देन ही वाज किल्ड। इसका मतलब संगत की बात है। ये तो बात संगत ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये जो प्रारब्ध में जो आप लेके आए हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन किस रास्ते से मिलेगा वो आपकी संगत पे डिसाइड होगा कि आपको इनपुट कहां से मिल रही है। आपके पेरेंट्स आपको क्या शिक्षा दे रहे हैं, आपके टीचर आपको क्या शिक्षा दे रहा है, आप किस माहौल में रहते हैं वहां से क्या शिक्षा मिल रही है। अगर टेररिस्ट है, टेररिस्ट के लिए तो उसको शिक्षा क्या दी जा रही है कि मार दो, तो उस हिसाब से आपके ये जो कर्म जा रहे हैं उस हिसाब से। सर वो तो फिर वो बाय बर्थ ही उधर ही हुआ ना बच्चा, जब टेररिस्ट की पेरेंट्स हैं या संगत ऐसी मैं आपको यही संगत भी अप्रिय भोग में नहीं आ जाएगी, आप इसीलिए हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं इस तरह के। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भी पैदा हुआ था। या अगर आपको वो लगता है कि माइथोलॉजी है, तो इवन आजकल भी ऐसे होता है कि उग्रवादियों के परिवार में कोई अच्छा आदमी पैदा हो जाता है। हाँ जी सर, तो फिर इसका मतलब तो ये एक बात कंफर्म हो गई कि जो मैग्नेट है उसको आप नेगेटिवली कितना चार्ज कर रहे हो और पॉजिटिवली कितना चार्ज कर रहे हो, ये मेन। ये आपके हाथ में, अब ये आपके हाथ में है और आपकी डेस्टिनी के हिसाब से है। इनफैक्ट मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो प्रारब्ध है ये एक लिमिट में काम करता है कि आपकी सीमा तय कर दी, आपकी प्रकृति तैयार कर दी, लेकिन उसके बावजूद ऊपर वाले ने ये फ्री विल दे रखी है कि आप अपने आप को बदल सकें। लेकिन बचपन में तो ये डिसाइड नहीं कर सकते ना बच्चा। बचपन में नहीं डिसाइड कर सकते, बचपन और उसके बाद जब खुद का विवेक काम करने लगता है तब डिसाइड किया जाता है। इनफैक्ट आप देखिए कि जो शुरू की जो एज है जब आपका खुद का विवेक काम नहीं करता है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तब तो जो हो रहा है वो होता रहेगा। नहीं, अब जो बात आपने हिरण्यकश्यप की उसकी कही, तो वो तो गॉड गिफ्टेड था ना, वो शुरू से बचपन से ही जो है भगवान की तरफ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दैट इज वन एग्जाम्पल।
लेकिन इवन बाद के एग्जाम्पल हैं, इवन गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल ले लीजिए। गौतम बुद्ध ने काफी उम्र के बाद जाकर के उन्होंने रेनन्सिएशन की तरफ बढ़े थे, अदरवाइज पहले तो वो राजा थे, पूरे ऐशो आराम भोगते थे। या आप इनका एग्जाम्पल ले लीजिए, राजा भर्तृहरि का ले लीजिए, उन्होंने भी पूरी जिंदगी ऐशो आराम और सारे विलासिता के सारी चीजें भोगी और उसके बाद उन्होंने संन्यास किया। तो ये सब चीजें हैं कि कब आपका विवेक बुद्धि जाग जाए, आप सही दिशा में चल पड़े। नहीं, ये जो बात है विवेक बुद्धि जाग जाए, ये भी तो भगवान की तरफ से दिया हुआ कोई डायरेक्शन होगा ना? नो, इनफैक्ट दैट इज वन एरिया विच रिक्वायर प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर गाइड्स, प्रॉपर गुरु। और वो आपको सर गुरु भी तो तकदीर से ही कहते हैं, मिलते हैं सर। गुरु देखिए तकदीर से जो हम अभी तक सुनते आ रहे हैं, इसका मतलब सर गुरु उच्च का केंद्रेश होकर कर्म के भाव में आ जाए तो ये जगह नहीं, एक मिनट, अभी है ना, आप इसमें ज्योतिष ना डालें, उसका रीजन है, मैं आपको बताता हूं। ज्योतिष की हम अलग बात करेंगे, अभी मैं ज्योतिष के सिद्धांत की बात करता हूं। अभी उसमें ज्योतिष मत डालीजिए कि प्लेनेट कौन सा कहां पर कैसा होगा, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। सर हमारा आपको ज्वाइन करना, की क्लास ज्वाइन करना, ये मेरे प्रारब्ध में अच्छे कर्म थे, तभी मैंने आपको ज्वाइन किया। उसके दो कारण थे, उसके दो कारण थे। एक तो अच्छा कारण हो सकता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण ये था कि आपने पिछले जन्म में ज्योतिष पे कुछ ऑलरेडी काम कर रखा था, और जब सही समय आया दोबारा आप उससे जुड़ गए। तो सर इसका मतलब गुरु को भी मिलना या तो हमारा डेस्टाइन्ड ही हुआ ना सर, पिछले जन्म से अगर मेरा कनेक्टेड है तो ज्योतिष का। हाँ, सो आप बात कर रहे हैं गुरु की जो अल्टीमेट चीज है, लेकिन उससे पहले भी तो थे, शिक्षक थे, पेरेंट्स थे, वो भी रहता है। नॉट ओनली दैट, शिक्षक हैं, पेरेंट्स है, उसके बावजूद कोई जाकर के किसी कॉलेज में पढ़ाई करता है, किसी स्कूल में पढ़ाई करता है, और वहां पर उसको किस तरह का सीखने का मौका मिलता है, और वहां पर उसकी खुद की फ्री विल काम करती है कि मेरे को क्या रियली ये पढ़ाई करके आगे कुछ करना है, या मेरे को पूरी मस्ती मारनी है और कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ना है। सर क्योंकि हम कुंडली देख के कह पाते हैं ना कई बार कि ये बच्चा इस फील्ड में जाएगा। अगेन दैट इज ओनली एन इंडिकेशन। मैं आपको देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है कि जब आप कुंडली देख करके ये बताते हैं कि इस फील्ड में जाएगा, हाँ जी, आज की डेट में वो फील्ड में 10 लाइनें हो गई हैं फर्दर। अग्रीड सर। ओके, सो किस दिशा में जाएगा वो अगेन डेस्टिनी प्लस फ्री विल दोनों साथ साथ काम करती हैं। आज की जो हमारी समस्या है वो ये हो रही है कि हम लोग जो एक हम बोलते हैं सहज कर्म, जो मेरी प्रकृति को भाता है वो कर्म मैं करूं, वो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मैं कहीं और से प्रेरित हो रहा हूं, कंपल्शंस हैं माहौल के, और जिसके कारण से मैं सहज चीज से नहीं जुड़ पा रहा हूं। तो ये जो पर्टिकुलर पुश एंड पुल चलता है, ये इंडिविजुअल को डिसाइड करना पड़ता है फाइनली। हम इस डिस्कशन को फिर दोबारा चालू रखेंगे, अगली क्लास का टाइम हो गया है। थैंक यू वेरी मच, एंड कीप थिंकिंग ऑन दीज पॉइंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। उसको हम अगली बार यहीं से आगे चालू करेंगे। ओके फाइन सर, थैंक यू सर। व्हाट्सएप पे शेयर हो सकती है क्या चीज? सर स्लाइड्स आपने दिखाई है, ये व्हाट्सएप पे शेयर। स्लाइड्स पे तो कुछ लिखा ही नहीं था, इतनी सी ये